पुंची कमीशन सिंपल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम इसका। तो व्हाट इज़ पुंची कमीशन, पहला पॉइंट तो ये है, इट इज़ द सेकंड कमीशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये दूसरा कमीशन सेकंड कमीशन है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, एंड वो सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2007। तो 2007 में अप्रैल में गवर्नमेंट ने इसको सेटअप करा। चेयरमैन से कौन थे? मदन मोहन सिंह पुंची थे, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है। The study is how the relation between the union, that is center, and the state should work in the modern context, since a lot of had changed after the सरकारिया कमीशन। सो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई सरकारिया कमीशन के बाद, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें। पहला टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ वर्क ऑफ द कमीशन हैड टू डू। व्हाट वर्क ऑफ द कमीशन हैड टू डू, तो इसके लिए पहला है रिव्यू एग्जिस्टिंग सेंट्रल स्टेट अरेंजमेंट। इसमें भी बोल रखा है कि द कमीशन हैड टू एग्जामिन हाउ द सेंटर एंड द स्टेट करेंटली शेयर पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें बताया गया कि सेंटर और स्टेट कैसे पावर शेयर करते हैं और कैसे फंक्शन, उनका क्या फंक्शन होता है और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। दिस इंक्लूड एवरीथिंग, क्या क्या होता है इसमें। लेजिस्लेटिव पावर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, रोल ऑफ गवर्नेंस होता है, इमरजेंसी पावर होता है, फाइनेंशियल रिलेशन होता है, और पंचायत राज एंड वाटर शेयरिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस इज सिंपल, एंश्योर हेल्थी सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सजेस्ट इम्प्रूवमेंट वेयर एवर देयर वॉज अ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज। सो कहीं पर भी अगर डिफ़िकल्टी है तो वहाँ पे एक सजेशन देना, एक अच्छा सजेशन देना और उसको इम्प्रूव करना। तो सेकंड है कि सजेशन, क्या सजेशन देते हैं ये लोग? तो इसमें क्या होता है कि वाइल चेकिंग एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स, द कमीशन हैड टू कीप इन माइंड द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो पिछले 20 साल से जो भी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इंश्योर करना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही हो रहा है, मैच कर रहा है उसको। help the country achieve good governance, welfare of the people, national unity and integrity, better economic growth, and reduction of the poverty and illiteracy। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि स्पेशल एरियर्स, क्या क्या स्पेशल। थोड़ा अब मैं हिंदी में स्विच कर लेता हूँ। देखो क्या होता है कि कुछ स्पेशल, थर्ड पॉइंट से मैं पढ़ता हूँ तो कुछ स्पेशल मुद्दों पर फोकस करते हैं। वो क्या क्या है? सेंटर का रोल जब बड़ा वायलेंस हो तो कमीशन को डिसाइड करना है कि जब डिसाइड करने की ज़रूरत होती है जब कम्युनल राइट्स हो, ठीक है, या फिर कास्ट वायलेंस हो, या फिर कोई बड़ा प्रोलॉन्ग सोशल कन्फ्लिक्ट हो, टू सेंटर और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं होता अगर इसमें पहला पॉइंट यही है कि अगर कोई वायलेंस हो रहा है, कास्ट का कुछ हो, या फिर कोई भी कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उस टाइम पे सेंटर का रोल तब जब बड़ा वायलेंस को हो या फिर कमीशन को डिसाइड करना होता है। ठीक है। ये कोई बड़ा प्रोलॉन्ग सोशल कन्फ्लिक्ट हो तो सेंटर और स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए क्या करें वो। ठीक है। ठीक है। बड़ा नेशनल, दूसरा पॉइंट है बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट में सेंटर और स्टेट का क्या रोल होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का, जिसमें 20 साल लगते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का, और इन प्रोजेक्ट्स में सेंटर और स्टेट्स का रोल कैसे होगा, ये कमीशन ये रिकमेंड करना था। ठीक है। इसको हम पढ़े तो हम पढ़ेंगे कि पुंजी कमीशन, अगर समरी बोले तो पुंजी कमीशन को बनाया गया था कि सेंटर और स्टेट को रिलेशन मॉडर्न नीड्स के हिसाब से बेटर बनाया जा सके। क्यों इसने क्या क्या देखा? इसने पावर शेयरिंग देखा, इमरजेंसी में सेंटर और स्टेट का रोल देखा, बड़े प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, और गवर्नमेंट के कैसे इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें। जो पॉइंट नंबर सी है, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, वाइस वर्सा स्टेट इन प्रमोटिंग इफेक्टिव
dilution of power and autonomy of the Panchayat Raj institution and local bodies, including the autonomous bodies under the 6th schedule of the constitution within a specific period of time. इसमें ये बोलना चाह रहा है कि सेंटर का क्या रोल होना चाहिए, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए जब बात आए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक हो गया, जिला परिषद हो गया, लोकल बॉडीज़ हो गया, तो इनको एक्चुअल पावर देने की, तो उस टाइम पे सेंट्रल स्टेट का क्या रिलेशन होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट को पावर देने के लिए प्रोविजन बनाए हैं, ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हर स्टेट या ये काम इक्वली अच्छे से नहीं करता। तो इसके लिए पुंची कमीशन दिखाना चाहता है कि सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर कैसे इंश्योर करे कि रियल पावर लोकल बॉडीज़ को दे दी जाए। इसके लिए प्लानिंग का राइट, बजट का राइट, फंड्स का कंट्रोल, लोकल डेवलपमेंट डिसीजन, ये सब 6 शेड्यूल लाइक एरिया, लाइक ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल को भी रिक्वायर्ड ऑटोनॉमी मिले, ठीक है, ये सब बताया गया है। उसके बाद डी है, बी पॉइंट है, डी पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे क्या होता है, सेंट्रल स्टेट को देखना है ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंडिपेंडेंट प्लानिंग और बजट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ये कैसा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल को भी अपना प्लानिंग सिस्टम मिलेगा। तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर प्लानिंग और बजट बनाने के लिए क्या सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। सेंट्रल डी के बाद ई वाला जो पॉइंट्स है ये बोल रहा है तो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट वाइज, इसमें ये बोल रहा है कि सेंटर जब स्टेट को फंड्स या हेल्प देता है, सेंट्रल असिस्टेंस बोलते हैं उसको, तो उस टाइम पे क्या होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूल्स क्या होना चाहिए, what kinds of various kinds with the performance of the state. The role and responsibility and jurisdiction of the central state is linking central assistance, ठीक है, at various kinds of the performance of the states. सिंपल शब्दों में बोले तो सेंटर के फंड स्टेट को कैसे और किस बेसिस पर दिए जाए ये बताता है। अब पॉइंट नंबर एफ बोलता है जो सेंटर के बैकवर्ड स्टेट्स होते हैं, तो बैकवर्ड स्टेट्स के लिए क्या कर रखा है कि बैकवर्ड स्टेट्स के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की पावर हो, ठीक है, मतलब उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, फंड्स और पॉलिसीज़ मिल सके, ये है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो बैकवर्ड स्टेट्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे मिले ये बताता है। और जी वाला बोलता है फाइनेंस कमीशंस का इम्पैक्ट। तो क्या होता है, द इम्पैक्ट ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द 8th and 12th फाइनेंस कमीशन ऑन द फिजिकल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, स्पेशली द ग्रेटर डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट ऑन द डिवोशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द स्टेट्स। ये बोलता है जी पॉइंट्स कि 8th और 12th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से सेंट्रल स्टेट के पैसे वाले रिलेशन कैसे बदले, स्टेट के सेंटर पर डिपेंडेंसी कितनी बदले, फंड स्टेट को कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। सिंपल बोले तो फाइनेंस कमीशन के डिसीजन का सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर क्या इफेक्ट हुआ ये बताता है। एच बोलता है सेपरेशन टैक्स की रेलिवेंस, जीएसटी से पहले गुड्स और सर्विस पर सेपरेट टैक्स लगते थे, ठीक है। कमीशन ने देखा तो कि जीएसटी के बाद इनकी क्या नीड रह गई, एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम का क्या इम्पैक्ट हुआ, सिंपल जीएसटी के बाद अलग अलग टैक्स की क्या इम्पोर्टेंस बची है ये बताता है। आई वाला जो बोलता है वो बोलता है द इंटरस्टेट ट्रेड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ यूनिफॉर्म डोमेस्टिकेटिंग मार्केटिंग, कुछ नहीं बोलता, इंडिया में एक सिंगल डोमेस्टिक मार्केट बनाना ज़रूरी है। स्टेट अपने अपने टैक्स रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, ट्रेड स्मूथ हो, बिजनेस को हेल्प मिले, सरकारी कमीशन ने भी ये कहा था। सिंपली बोले तो राज्यों के बीच ट्रेड को फ्री और इजी बनाना, ठीक है। जे वाला बोल रहा है सरकार कमीशन क्या था, एक नेशनल एजेंसी बनाने की रिकमेंडेशन दे देता है, वो खुद से बिग क्राइम्स इन्वेस्टिगेट कर सके और जो क्राइम मल्टीपल स्टेट में फैलता हो ये जाके इंटरनल लिंक हो, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सिंपल एक नेशनल लेवल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़रूरत है। उसके बाद के वाला बोलता है आर्टिकल 355 के अंदर सपोर्टिंग लॉ।
सो आर्टिकल 355 सेंटर को पावर देता है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। कमीशन ने सजेस्ट किया है कि इसको उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर लॉ फ्रेमवर्क हो, ज़रूरत पड़े और सेंटर फोर्स डिप्लॉय कर सके। सिंपल बोल दो, सेंटर को स्टेट में फोर्स भेजने की क्लियर लीगल सिस्टम होनी चाहिए, ये बताता है ये आपका आर्टिकल एफ वाला पॉइंट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी कुछ मेरे फ्रेंड बोल रहे थे कि ये कैसे आगे होगा, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि हम एक एक पेज पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए बस। पूंजी कमीशन 310 इन द कमीशन मेड ओवर 310 रिकमेंडेशन टचिंग अपॉन सेवरल सिग्निफिकेंस एरिया इन द वर्किंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन आर मेंशन बिलो। सो पूंजी कमीशन के इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन क्या क्या है। पहला है द कॉन्करेंट लिस्ट में काम करने का ब्रॉड एग्रीमेंट होना चाहिए। इसका मतलब है कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये बोला उन्होंने। दूसरा उन्होंने बोला कि इसका मतलब क्या है, कमीशन ने बोला कि लॉ इम्प्लीमेंट करने से पहले सेंटर और स्टेट कोई बीच में ब्रॉड एग्रीमेंट होना चाहिए, इससे कन्फ्लिक्ट कम होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी लॉ बना रहे हैं तो उसके पीछे सेंटर और स्टेट में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा है पार्लियामेंट को स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उन मैटर्स में जो स्टेट से रिलेटेड हो। ठीक है, तो स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो उस पर पार्लियामेंट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सेंटर को अपनी पावर सिर्फ तब यूज़ करनी चाहिए जब ज़रूरी हो। तो सेंटर का पावर यूज़ करेगा जब ज़रूरी हो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट सिंपली इसमें ये बोला है सेकंड पॉइंट में कि स्टेट के मैटर में सेंटर को लिमिटेड इंटरफेयर करना चाहिए। तो सेंटर को लिमिटेड इंटरफेयर करना चाहिए। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है सेंटर सिर्फ उन मैटर में रोल ले जहाँ नेशनल इंटरेस्ट हो। तो सेंटर उन्हीं पॉइंट्स पे अपना रोल करे जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो। ठीक है, और फोर्थ है इंटर स्टेट। तो फोर्थ पॉइंट बोलता है इंटर स्टेट काउंसिल को स्ट्रॉन्ग ऑडिटिंग रोल मिलना। तो इसमें क्या बोलता है, देयर शुड बी अ कंटिन्यू ऑडिटिंग रोल इन द इंटर स्टेट काउंसिल इन द मैनेजमेंट ऑफ मैटर इन द कॉन्करेंट और द ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन। तो इसमें ये बताया है कि इंटर स्टेट काउंसिल को कंटिन्यूसली सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेटेड मैटर्स ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स के रिव्यू करना चाहिए, इससे फेडरल सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट बोलता है द आर्टिकल 201 जो है स्टेट बिल रिटर्निंग बाय प्रेसिडेंट में चेंजेस। तो इसमें क्या होता है कि अभी का रूल है प्रेसिडेंट के पास 6 मंथ का टाइम होता है कि एक स्टेट के बिल पर डिसीजन लेने का। पूंजी कमीशन ने बोला अगर स्टेट लेजिस्लेचर बिल को वापस भेजती है तो 6 मंथ रूल पर भी लागू होना चाहिए। 6 मंथ रूल प्रेसिडेंट पर भी लागू होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट इनडेफिनेट टाइम तक बिल होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो छठा पॉइंट बोलता है फॉरेन ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट करने का क्लियर सिस्टम बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो क्या आता है कि आर्टिकल एंट्री 14 में ट्रीटी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन के मैटर आते हैं। कमीशन ने कहा पार्लियामेंट को प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए जिससे ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो। ठीक है, सातवां पॉइंट है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का फाइनेंस कमीशन रिव्यू करे। इस 7 पॉइंट में ये बोला गया है कि ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स का फाइनेंशियल इम्पैक्ट स्टेट्स पर पड़ता है, इनका रिव्यू फाइनेंस कमीशन के का परमानेंट काम होना चाहिए। हर फाइनेंस कमीशन को इस टॉपिक पर स्पेसिफिक मैंडेट मिलता है। 8th पॉइंट है गवर्नर्स को अपॉइंट करने का रूल्स। सो इसमें बताया गया है कि सेंटर को गवर्नर्स अपॉइंट करते वक्त सरकारी कमीशन को गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। गवर्नर कैसा होना चाहिए, किस फील्ड में एमिनेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है,
स्टेट के बाहर का आदमी हो, ठीक है, ही शुड बी अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, ही शुड बी डिटैच फिगर एंड नॉट टू इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, वो लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट्स नहीं पता होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट इज, तो अब हम पढ़ेंगे गवर्नर्स। इस 9 पॉइंट में बोल रहा है कि गवर्नर को फिक्स टर्म 5 साल का होना चाहिए। कमीशन ने सजेस्ट किया है कि गवर्नर को फिक्स्ड 5 ईयर का टेन्योर मिलना चाहिए, उनके रिमूवल सेंटर की मर्जी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन है, गवर्नर का इम्पीचमेंट का प्रोसीजर्स मोटांडिस कैन बी एप्लीकेबल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर एज वेल एज। तो देखो, गवर्नर के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो होता है वो उसका मतलब है मोटाटिस मोटांडिस, समय स्थिति के हिसाब से, समय स्थिति के हिसाब से एडजस्ट करके मोटाटिस मोटिंडिस के हिसाब से करते हैं। सिंपल, गवर्नर को रिमूव करने के लिए एक प्रॉपर इम्पीचमेंट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, 11 पॉइंट बोल रहा है गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर को लिमिट किया जाए। मतलब अगर 163 में गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशन मिलता है, लेकिन गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस के बिना फ्रीली एक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन सिर्फ लिमिटेड सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, और जब यूज़ करें डिसीजन रीज़न फेयर कॉशियस होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में बोले तो गवर्नर का डिस्क्रिशन लिमिटेड और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रैंडम या आर्बिट्रेरी नहीं। ठीक है, 12th है, स्टेट बिल पर गवर्नर का डिसीजन 6 मंथ में। तो मंथ में 6 मंथ में, जब स्टेट असेंबली का कोई बिल गवर्नर के, तो गवर्नर को 6 महीने के अंदर डिसाइड करना होता है। ठीक है, गवर्नर को 6 महीने के अंदर सब डिसाइड करना होता है, असेंट अप्रूवल देना है या प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेजना है। सिंपली बोले तो गवर्नर बिल्स को इनडेफिनिट टाइम तक पेंडिंग नहीं रख सकता। 13 है कि हंग असेंबली में चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करने का रूल। तो इसमें क्या है कि हंग असेंबली ऑन द क्वेश्चन ऑफ गवर्नर रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इन द केस ऑफ एन हंग असेंबली, इसमें कुछ नहीं किया है। इन्होंने बोला कि जब किसी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती, वो उसको बोलते हैं हंग मेजोरिटी। ठीक है, हंग असेंबली। तो पूंजी कमीशन ने ये गाइडलाइंस दी कि पहली बात यह है कि सबसे पहले मेजॉरिटी सपोर्ट वाले ग्रुप को बुलाया, जो कि जो पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट पर दिखाए। उसके बाद क्या करना उन्होंने कि उसके बाद प्री पोल अलायंस को एक यूनिट माना, जितने भी प्री पोल अलायंस है उनको सबको एक यूनिट की तरह ट्रीट माना। सिंपल प्री पोल, ठीक है। उसके बाद अगर क्लियर मेजॉरिटी ना हो तो गवर्नर ये फॉलो करे, क्या फॉलो करे, पहला प्री पोल अलायंस जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हो, अगर ऐसे अलाइन नहीं है तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो दूसरे का सपोर्ट ले सके, और या फिर पोस्ट इलेक्शन कंडीशन, इलेक्शन के बाद जो कोalition बन जाए जिसमें सब पार्टनर सरकार में हो, या फिर पोस्ट इलेक्शन के अलायंस जिसमें पार्टीज गवर्नर में हो और इंडिपेंडेंट या अदर बाहर से सपोर्ट देखे। सिंपल बोले तो बोले यहाँ पे क्या है कि गवर्नर को सीएम सेलेक्ट करने के रूल्स क्लियर और फेयर होना चाहिए। हम पढ़ेंगे 14 से आगे पॉइंट्स। सॉरी, ऑन इस 40% बोलेगा कि चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करने का रूल भी क्लियर होना चाहिए। अगर गवर्नर को सीएम को डिसमिस करना है तो वो हमेशा ये इंसिस्ट करे कि सीएम अपनी मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस को प्रूव करे। सिंपल बोले तो गवर्नर अपनी मर्जी से सीएम को नहीं निकाल सकता, मेजॉरिटी टेस्ट ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 15 पॉइंट बोलता है मिनिस्टर्स के प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन। इसमें बोला जाएगा कि नॉर्मली गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन कमीशन ने बोला अगर गवर्नर को लगता है कि काउंसिल का डिसीजन बेस्ड है तो गवर्नर के पास प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस देने का राइट होना चाहिए।
सिंपल बोले तो अगर मिनिस्टर पर केस करने में कैबिनेट बेस्ड हो तो गवर्नर इंडिपेंडेंट डिसीजन दे सकता है। 16 बोला तो गवर्नर को यूनिवर्सिटी चांसलर नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सारे गवर्नर यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं। कमीशन ने बोला ये ट्रेडिशन बंद कर देना चाहिए। गवर्नर का रोल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन काम तक लिमिटेड होना चाहिए। सिंपल गवर्नर को यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन रोल नहीं देना चाहिए। ठीक है। 17 पॉइंट बोलता है कि आर्टिकल 355 यूज़ करने से पहले सब अल्टरनेटिव ट्राई करो। अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट की मशीनरी कोलैप्स ही हो रही है, उनके पास आर्टिकल 355 के अंदर ड्यूटी होती है स्टेट को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है। कमीशन ने बोला पहले सारे अल्टरनेटिव स्टेप्स ट्राई करो। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रोल सिर्फ तब यूज़ करो जब मशीनरी टोटली फेल हो। 18 बोलता है कि आर्टिकल 356 यूज़ करने का गाइडलाइंस SR बोमानी केस फॉलो करो। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि सुप्रीम कोर्ट जो के SR बोमानी केस 1994, इसके अकॉर्डिंग जजमेंट में गाइडलाइंस दी गई है। कमीशन ने बोला उन गाइडलाइंस को लॉ में फॉर्मली ऐड कर देना चाहिए। इससे मिसयूज़ कम होगा और सेंटर से रिलेशन स्मूथ होगा। 19th है सिंपल लोकलाइज इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट। इसमें कुछ नहीं है। हर प्रॉब्लम के लिए पूरी स्टेट में इमरजेंसी लगाना ज़रूरी नहीं है। एक कह रहा है स्पेसिफिक इमरजेंसी का ऑप्शन होना चाहिए, पूरा बताया गया इसमें। ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे 20 से। आर्टिकल 263 20.3 बोलता है मैं अमेंडमेंट्स इंटर स्टेट काउंसिल का स्ट्रॉन्ग बनाना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इंटर स्टेट काउंसिल को पावरफुल बनाना है ताकि सेंटर के स्टेट के प्रॉब्लम का सॉल्व हो सके। 21 में उन्होंने सीधे बोला है कि दोनों काउंसिल को रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए ताकि स्टेट की कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो। और 22 में भी उन्होंने सिंपल बोला है कि फाइनेंस मिनिस्टर वाले मॉडल दूसरे सेक्टर में भी अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। 23 में बोला है कि ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS जैसे न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इंपॉर्टेंट सेक्टर में बननी चाहिए। ठीक है, बननी चाहिए। इसका मतलब कुछ नहीं कि हेल्थ एजुकेशन इमरजेंसी जुडिशरी जैसे सेक्टर्स में न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का भी रोल होना चाहिए। 24 में उन्होंने बोला है कि राज्यसभा को फेडरल रोल इम्प्रूव करो। मतलब राज्यसभा को स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मतलब राज्यसभा को स्टेट की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो। सेंटर स्टेट फाइनेंशियल लेजिस्लेटिव कॉन्फ्लिक्ट को स्मूथ करने में राज्यसभा का रोल स्ट्रॉन्ग हो रहा हो। 25 में बोला कि स्ट्रॉन्ग स्टेट पावर इंटर पावर बैलेंस। राज्यसभा में सब स्टेट को इक्वल सीट मिलनी चाहिए, ये उन्होंने बोला। 26 में बोला कि लोकल बॉडीज़ को पावर का स्कोप क्लियर करो। यानी लोकल बॉडीज़ को क्या क्या पावर मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखो। ठीक है। 27 में बोला सेंट्रल लॉ विद स्टेट इन्वॉल्वमेंट। इसमें इन्होंने बोला है कि जहाँ स्टेट को काम करना है सेंटर को पैसे का शेयर देना चाहिए। ठीक है। सपोज करो जहाँ सेंटर को कोई लॉ पास करता है जिसमें स्टेट को इम्प्लीमेंट करना होता है, एग्जांपल RET एक्ट, वहाँ कॉस्ट शेयरिंग का प्रोविज़न होना चाहिए। पूरा सेंट्रल लॉज में भी अमेंडमेंट हो जाए ताकि सेंट्रल कॉस्ट के कुछ हिस्से दे। ठीक है। 28 बोलता है कि मिनरल रॉयल्टी रिवाइज एवरी 3 ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि मिनरल्स की रॉयल्टी टाइम पर रिवाइज करो और स्टेट को पैसा टाइप पे दो। मतलब क्या होता है, मेजर मिनरल पर रॉयल्टी रेट है हर 3 साल में रिवाइज होने चाहिए बिना रेट लगे। स्टेट को टाइमली कंपनसेशन मिलता है। 29 बोलता है प्रोफेशन टैक्स सीलिंग को हटाओ। मतलब क्या है कि करंट सीलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स शुड बी कम्प्लीटली डन अवे विद द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसका मतलब कुछ नहीं है कि इस प्रोफेशन टैक्स के ऊपर वाली लिमिट्स रिमूव कर दो। ठीक है। प्रोफेशन टैक्स पर जो मैक्सिमम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसे हटा दी जानी चाहिए।
आर्टिकल 30 बोलता है कि आर्टिकल 268 में लाइक स्टैम्प ड्यूटी हो गया, उसका रिव्यू करो। 268 का टैक्सेस से स्टेट और रेवेन्यू का कमा सकता है, इस पर फिर से स्टडी करो। सुपर शॉर्ट समरी 20 to 30, इसमें यही बोला है कि लोकल बॉडीज़ को कैसे पावर देना चाहिए, स्टेट और ऑल इंडिया सर्विस को एक्सपेंड करो, राज्यसभा को फेडरल रूल बनाओ, कॉस्ट शेयरिंग सेंट्रल स्टेट में क्लियर होना चाहिए, मिनरल्स रॉयल्टी टाइम से रिवाइज हो, प्रोफेशन टैक्स सेलिंग हटाओ, आर्टिकल 268 का रिव्यू करो। ये सारी चीज़ इसमें दी गई हैं। 31 पॉइंट्स बोलता है फाइनेंशियल लॉस को इंडिपेंडेंट एनुअल असेसमेंट करना। सारे फाइनेंशियल फिजिकल लॉ का हर साल एक इंडिपेंडेंट बॉडी से असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। और इन असेसमेंट रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में टेबल किया जाए, ठीक है। सिंपल बोले तो फाइनेंशियल लॉस का की ईयरली चेकिंग हो और रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाए। 32 बोलता है कि फाइनेंस कमीशन को TOR टर्म ऑफ रेफरेंस में स्टेट की पार्टिसिपेशन। इसमें बोला गया है कि फाइनेंस कमीशन को TOR बनते वक्त सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल से होना चाहिए। स्टेट को TOR बनाने में इन्वॉल्व करने का एक इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। 33 बोलता है केस और सरचार्ज को रिड्यूस करो। इसके अकॉर्डिंग बोला है कि सेंटर बहुत सारे केसेस और सरचार्जेस लेवी करता है जिससे स्टेट को शेयर नहीं मिलता। कमीशन ने बोला सेंटर इनको रिव्यू करे, रिड्यूस करे ताकि स्टेट को ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर बढ़े। सिंपल वर्ड्स में बोले तो सेंटर का सेस और सरचार्ज कम करो, स्टेट्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा। 34 में बोला गया कि प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को कन्फ्यूज़न दूर करो। मतलब क्या है कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का डिवीज़न अब आउटडेटेड हो चुका था। कमीशन ने बोला एक एक्सपर्ट कमेटी इस इशू को डीपली स्टडी करेगी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इन्होंने बोला कि प्लान नॉन प्लान एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन को सिंपली रिवाइज करो। 35 बोलता है कि फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि मिलकर काम करना चाहिए ताकि अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे। 36 बोलता है कि फाइनेंशियल कमीशन डिवीजन को फुल फ्लेज डिपार्टमेंट बनाओ। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंस कमीशन के लिए मिनिस्ट्री में एक परमानेंट पावरफुल डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, ठीक है। 37 बोलता है कि प्लानिंग कमीशन का रोल कोऑर्डिनेशन ओनली। मतलब प्लानिंग कमीशन बस कोऑर्डिनेशन करे, इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन हैज अ क्रूशियल रोल इन करंट सिचुएशन बट दिस रोल हैज टू बी दैट द कोऑर्डिनेशन rather than the micro managing sector plans वर्सेस सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड सैटरडे। इसका मतलब कुछ नहीं, प्लानिंग कमीशन का रोल इम्पोर्टेंट है इस, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन तब लिमिटेड होना चाहिए, माइक्रो मैनेजिंग डिटेल्स में इंटरफेरेंस करना अवॉइड करना चाहिए। 38 बोलता है कि इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन बनानी चाहिए। इसका मतलब कुछ नहीं बोला, इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 307 इसमें है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि लिस्बन एंट्री में 42 के अंदर एक इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स कमीशन बनाए। इस कमीशन के पास एडवाइजरी पावर, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग पावर्स भी होनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो और इसके डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग हो, ठीक है। सुपर शॉर्ट समरी बोले तो इसका कुछ नहीं है कि फिजिकल लॉज का इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए, फाइनेंशियल कमीशन को TOR में स्टेट का रोल होना चाहिए, सेस सरचार्ज कम करो, प्लान नॉन प्लान कन्फ्यूजन फिक्स करो, FC और प्लानिंग कमीशन का कोऑर्डिनेशन करो, FC डिवीजन को मेनली मिनिस्ट्री में फुल डिपार्टमेंट बनाओ, प्लानिंग कमीशन माइक्रो मैनेज ना करो, स्टेट इंटरस्टेट ट्रेड कमीशन पावरफुल बनाओ। ये सारे इसमें बताए गए हैं, ठीक। जो अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इंटर ट्रेड कॉमर्स का। इसका थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन बनानी चाहिए। ये कमीशन आर्टिकल 360 के अंदर बन नहीं सकती है, और इसका लिस्ट में इस कमीशन का पावर क्या होना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। पूंजी कमीशन एक पावरफुल इंटरस्टेट ट्रेड कमीशन बनाने को भूला जिससे डिसीजन सब पर बाइंडिंग हो, अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो, रिपोर्ट सब गवर्नमेंट के साथ शेयर की गई और अब
इंटरस्टेट काउंसिल रिव्यू कर रहा है, ठीक है, ये सब चल रहा है। थैंक यू।